हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की सूची में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप अगर आर्टिकल देखें तो द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है डूरंड लाइन। तो आखिर ये डूरंड लाइन है क्या और ये कैसे फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में ये कैसे कार्य कर रही है, तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। आपको हिस्ट्री से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों का मुआयना करवाएंगे। तो आपको ये बेहद ही पसंद आएगी वीडियो, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है विल डूरंड लाइन कंटिन्यू टू बी अ फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डिस्पाइट तालिबान टेक ओवर। तो आप कहेंगे आखिर भैया ये डूरंड लाइन है क्या, तो उस तक मैं आपके लिए पहुंचूंगा। उसके पहले आप देख लें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है मैप में। तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बहुत लंबी सीमा रेखा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो आप देखें कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के बहुत ही मित्र राष्ट्र हैं। अगर आपने कुछ दिनों में दिए गए बयानों को देखा होगा पाकिस्तान के द्वारा, तो आप जानते हैं कि तालिबान के टेक ओवर के बाद पाकिस्तान ने उसको समर्थन किया है और कई सारे मुद्दों पे उन्होंने कहा है कि तालिबान हमारी मदद करेगा। अभी कुछ दिनों पहले साइद अफरीदी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था और तालिबान ने खुद भी कहा है कि वो तालिबान जो है वो कश्मीर के मुद्दे को भी उठाएगा। तो कश्मीर के मुद्दों पर भी पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट चाहता है। तो आप सोचेंगे कि हाँ भाई, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मौजूदा वक्त में तो एक मित्र राष्ट्र होंगे, लेकिन भैया अब इन दोनों के बीच में ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो अगर आप देखें तो मैं आपको अब यहाँ से अब मैप से थोड़ा जूम इन करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर ले चलता हूँ। तो कहेंगे चलो भाई घूम के आते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर। तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा है? मतलब कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बीच में इतनी लंबी फेंसिंग और ऐसे चेक पोस्ट सेना खड़ी है, ऐसा क्यों? वो दोनों तो मित्र राष्ट्र हैं। अब नेपाल के साथ तो हमने इतनी फेंसिंग नहीं की है, हमने नेपाल के साथ तो इतना हम इस तरीके से फेंसिंग करके इतनी सेना तो हमने नहीं लगाई है, क्योंकि नेपाल को हम जानते हैं कि लाइक नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। भले कुछ दिनों पहले ओली साहब ने कुछ चीज़ें ख़राब की थी, लेकिन फिर भी नेपाल के साथ हमारे ओवरऑल रिलेशंस तो अच्छे हैं। तो हमने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ हैं तालिबान इशू पे। तब ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही है? और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे जगहों पर ही ऐसे, मतलब कि कुछ दूरी पे ही ये फेंसिंग की गई है। आपको मैं अगर डेटा बताऊं कि इस जो फेंसिंग की गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पे, आप देख सकते हैं कि कितना लंबा बॉर्डर है ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शेयर किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है, ये जो बॉर्डर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्लियर कि 2670 किलोमीटर, मतलब 2670 किलोमीटर लंबी ये फेंसिंग की गई है। तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत लंबी फेंसिंग है, तो पाकिस्तान ने इसको बनाया क्यों है? और भी एक मैं डेटा दे दूं कि पाकिस्तान ने इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाने के लिए अब तक $500 मिलियन खर्च कर चुका है। और सिर्फ 16 पॉइंट ही ऐसे हैं जिसमें से ऑफिशियली आया जाया जा सकता है। मतलब कि 2670 किलोमीटर के बीच में, मतलब जो लंबी सी रेखा है, ये जो फेंसिंग की गई है, उसमें सिर्फ 16 जगहें ऐसी हैं जिसमें से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आर पार जाया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाघा बॉर्डर कार्य करता है, जहाँ से आप आ जा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी ये 16 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आया जा सकता है। अब उसके बाद तो जो घुसपैठिए हैं वो तो कहीं से भी घुस सकते हैं, उनका क्या है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बार्ड वायर की बात बताऊँ तो इसमें करंट्स भी चलते रहते हैं, करंट भी फ्लो करते रहते हैं, मतलब टाइट सिक्योरिटी रहती है एक तरीके से। और यहाँ पर 100 वॉच टावर्स लगाए गए हैं मुआयना करने के लिए। मतलब वॉच टावर्स होते हैं जो थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं ताकि सराउंडिंग का एरिया जो सैनिक है वो देख सके। तो इस तरीके की स्थितियाँ हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने इसको बनाया क्यों है? तो पाकिस्तान ने इसको नहीं बनाया है। अगर आप इसको देखें, मतलब पाकिस्तान जो अभी 1947 के बाद जिसका फॉर्मेशन हुआ, तो 1947 के बाद ये नहीं बनी है, ये बहुत पहले से बनी है। और आपको अब मैं बता दूं कि ये जो फेंसिंग है, ये जो फेंसिंग इतनी लंबी फेंसिंग बनी है, इसी को हम कहते हैं डूरंड लाइन। यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जो सीमा रेखा अलग करती है, ये फेंसिंग ही तो इन दोनों देशों को अलग करती है। आप देख सकते हैं यहाँ इस साइड पाकिस्तान का झंडा लगा है और उस साइड जो इसके पार है वो है अफ़गानिस्तान। तो सीमा रेखा जो इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है, उसी को कहते हैं डूरंड लाइन। तो आप याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? डूरंड लाइन। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करके दीजिए कि जो पाकिस्तान और इंडिया को रेखा अलग करती है उसका क्या नाम है? तो आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर देंगे।
मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख दूंगा, लेकिन उसके पहले आप अपना आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में देखिए, नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अब इतनी लंबी सीमा रेखा तो बनी है, तो कब बनी थी ये। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये हुआ था 12 नवंबर 1893 को। तो कहेंगे यार उस टाइम तो पाकिस्तान हुआ ही नहीं करता था, उस टाइम तो अपना भारत हुआ करता था और पाकिस्तान उसका एक हिस्सा था। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, और उस टाइम किसका कंट्रोल था, उस टाइम तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने बनवाया है। आप ये भी सोच रहे होंगे, तो जी बिल्कुल, ब्रिटिशर्स के समय ये बनाया गया है। तो अब आप पूछेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने इसको बनवाया, डूरंड लाइन को, यानी कि जो ये फेंसिंग है इसको इस्टेब्लिश करवाया, इसका एक नींव रखी 12 नवंबर 1893 को। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, तो उसके पीछे की हिस्ट्री हम जानने से पहले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको अभी अफ़गानिस्तान दिख रहा है ये तो अलग है, लेकिन उस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान थे सब ब्रिटिशर्स के कब्जे में हुआ करते थे, और ये मतलब भारत ही था ये पूरा, अभी ना पाकिस्तान ये बन गया है। तो आप सोचेंगे कि भाई अब ये सीमा रेखा बनाने की क्या ज़रूरत थी, वो खुद भी तो जी सकते थे, अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लेते और अफ़गानिस्तान को भी अपने में मिला देते। अब जानते हैं कि अंग्रेज़ों का क्या था, साम्राज्यवाद, वो अपना एरिया बढ़ा के वहाँ से लूटते थे, अब वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं अफ़गानिस्तान को। तो क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। तो आपके सामने 3 डेट्स दिख रही हैं, आपके सामने कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, आप देख तो पा रहे होंगे ज़रूर क्या लिखा है। लिखा हुआ है एंग्लो अफ़गान वॉर। तो आखिर ये वॉर्स क्या थे, तो ये वॉर्स वही थे जो इसमें अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को जीतने की कोशिश की। तो आप कहेंगे अच्छा ये बात है, अफ़गानिस्तान को जीतने की कोशिश की, तो अगर जीतने की कोशिश की तो क्या हार गए थे कि उन्होंने ये बनाया। देखिए हारे नहीं थे ये, वो जीतते तो थे। अब आपको मैं इसको रियल लाइफ से भी मतलब कि जो मॉडर्न सिचुएशन है उससे भी कनेक्ट करके समझाऊंगा। तो 1839 में एक युद्ध हुआ एंग्लो अफ़गान वार, 1878 में हुआ, 1919 में हुआ, लेकिन जीतते हुए भी ये हार जाते थे। अब ऐसा क्यों, और मैं आपको बताऊं तो इनका जो टेक्निक था, मतलब ये जो तालिबानी जो अभी लड़ रहे हैं, इसके पहले भी तो वहाँ पर कुछ लोग रहे होंगे अफ़गानिस्तान में, तो उनकी भी टेक्निक लगभग सेम ही थी लड़ने की। तो जिस तरीके से आप अमेरिका को देखते हैं कि अमेरिका 20 साल रहने के बाद भी तालिबान को पूरी तरीके से इरेडिकेट हटा नहीं पाया, उसी तरह अंग्रेज़ों ने भी इसको जीत नहीं पाया। आप पूछेंगे आप अभी तो तुमने बोला कि भाई ये जीत गया है, लेकिन देखिए होता ऐसा था कि ये सामने कुछ, अब ऐसा वहाँ पर एक फॉर्म की सेना नहीं थी, मतलब कि एक सेना पूरी एकजुट के साथ आएगी लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कुछ जो मिल जाता था, मतलब कि सबके हाथों में हथियार रहते थे, वैसी कंडीशन थी अफ़गानिस्तान में उस समय भी। तो उनसे जब लड़ने अंग्रेज़ों की सेना जाती थी तो उनसे लड़के जीत तो जाते थे कुछ सेना से, लेकिन ऐसा होता था कि जीतने के बाद जब वहाँ रुकते थे तो ये गुरिल्ला वारफेयर की नीति अपनाते थे कि जैसे ही ये थोड़ा सा शांत हुए अंग्रेज़ कि हाँ भाई अब जीते हैं, तो अचानक से इनके ऊपर हमला कर देते थे। जैसे आप पहले के ज़माने में देखते होंगे, अगर राजा महाराजाओं की कोई आपने, जैसे पहले कई सारे सीरियल्स आते थे तो आप देखते होंगे कि रात के समय हमला कर देना। मान लीजिए अगर सेना मतलब 2 राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, अब एक सेना रात में ऐसे सो रही है एकदम निश्चिंत होकर, तो अचानक से दूसरी सेना ने आके उसके ऊपर हमला कर दिया, तो वो जो दूसरी सेना रात में हमला कर रही है उसका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दूसरी जो देश सेना है वो तो अभी सो रही थी, पूरे एक्टिव होने में टाइम लगेगा, तब तक वो तो उनका काम तमाम करके ख़त्म करके चली जाएगी, भले वो जीत गए हों तो क्या से। इसी तरीके की कंडीशंस होती थी और अंग्रेज़ पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाते थे। जीतते थे इस फ्रंट वॉर, लेकिन दूसरी बार पीछे से हारने भी लगते थे, तो ऐसी कंडीशंस चलती रहती थी। तो अफ़गानिस्तान है भाई, इसको अभी तक क्या कहें, इसको जीत नहीं पाया कोई। ऐसी इसकी फिजिकल फीचर्स भी ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। वहाँ पर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ छिपने में आसानी होती है। तो चलिए अब वापस आते हैं। तो आपको अभी तक जो मैंने बताया है कि ये है कि डूरंड लाइन क्या है, और डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बनी एक जो सीमा रेखा है उसी को कहते हैं। अब ये क्यों बनी और क्यों इसके पीछे अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो भी मैं बताऊँगा। तो एंग्लो अफ़गान वॉर जो हुआ था हो चुका। तो सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार के टाइम जो ये अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम जो किंग वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे अब्दुल रहमान, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अब ऐसा करते हैं कि हम बना लेते हैं एक रेखा, अफ़गानिस्तान और ये जो उस टाइम का इंडिया हुआ करता था, अभी ना ये पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो हम एक रेखा बनाएंगे इन दोनों के बीच में। तो जो अंग्रेज़ थे वो बैठे और पेपर पे मतलब उन्होंने रेखा खींची। तो अब आप देखेंगे कि रेखा कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बीच में भी ऐसे क्यों खींची गई, और ऐसे जो लाइन है ऐसे क्यों बनाई गई, डूरंड रेखा को ऐसे क्यों बनाया गया। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि जो पहाड़ पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान में जिसको हम कहते हैं हिंदू कुश पहाड़, तो अगर आप नेचुरल बाउंड्री की बात करें तो ये जो पहाड़ आते हैं ये पाकिस्तान और
अफ़गानिस्तान की सीमा के पास ही आते हैं। एक तरीके से ये नेचुरल बाउंड्री का काम करते थे। एक तो जो फेंसिंग करके बनाया गया है तो आर्टिफिशियल बाउंड्री है ना, कि हमने सीमा रेखा खींच दी, जैसे खेतों में मेड़ होती है। हाँ भाई, खेतों में मेड़ बना दी कि हाँ भैया उधर का खेत तुम्हारा, हमारा खेत, इधर का खेत हमारा। अब मान लो कि वहीं बीच में पत्थर कुछ ऐसे निकले हों पहले से ही, तो वो नेचुरल बाउंड्री का काम करेंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं ये थे अंग्रेज़ थे, वो चाहते थे अब जैसे कि जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है, ये हिंदू कुश पहाड़ बहुत लंबे थे और लगभग आप देखेंगे यहाँ आपको अफ़गानिस्तान, तो ये लगभग ऐसे फैले हुए थे, ठीक, मतलब इस दिशा में पूरी तरीके से फैले हुए थे। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर इन दोनों बीच जो ये पहाड़ है इनके बीच में जगह थी। अब इन दोनों जगहों के जो मतलब दो पहाड़ों दो क्लिफ्स होती हैं, उनके बीच की जगह को हम कहते हैं पास, मतलब जहाँ से आया जा सके। तो वो जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि भैया ये जो खाइबर पास है, इसका नाम है खाइबर पास, ये खाइबर पख्तूनवा रीजन में आता है और ये खाइबर पख्तूनवा रीजन जो है वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो वो उस समय अंग्रेज़ चाहते थे कि जो पास है एरिया वाला ये हमारे पास ही रहे। तो उन्होंने ऐसी रेखा खींची कि जो खाइबर पास था वो क्या कहते हैं इंडिया में आ गया, जो कि आज के समय पाकिस्तान बन चुका है, तो वहाँ पर आ चुका है। तो उन्होंने ये पास को अपने अंदर रखा और उधर फिर एक सीमा रेखा खींच दी। ओके, तो इतना तो आप समझे होंगे। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो एरिया है ये मोस्टली ट्रेड रूट था और आज के ज़माने में मतलब मॉडर्न टाइम में भी इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि हाँ अंग्रेज़ों ने ऐसा खींच दिया और वो नहीं चाहते थे, मतलब कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा तो करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पा रहे थे गुरिल्ला वारफेयर तकनीक के कारण। तो अब कहेंगे हाँ इतना तो समझ में आया। और वो चाहते थे, अब वो डिवीज़न भी कर रहे थे तो ये सोच के डिवीज़न कर रहे थे कि अपना फ़ायदा हो, ठीक है, कि भैया जो खाइबर पास है वो अपने अंडर आए, ये तो ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, नहीं भी बनाते हैं और अफ़गानिस्तान में इन्वेजन नहीं करते तो भी तो ठीक था। तो आप कहेंगे हाँ यार ये भी तो बात तुम सही कह रहे हो, मतलब कि नहीं इन्वेजन करते हैं और रेखा भी नहीं बनाते हैं, तो ऐसा क्या था। तो वो उनकी जो पीछे की रणनीति थी वो थी खाइबर पास। खाइबर पास तो हो गया और उनके पीछे की जो रणनीति थी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो थी बफर जोन बनाने की। आप कहेंगे ये बफर जोन क्या होता है। तो अगर आप अफ़गानिस्तान के ऊपर की कंट्रीज़ को देख पा रहे हैं चाइना को छोड़ के, तो आपको दिख रहे होंगे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो आप कहेंगे हाँ यार ये कंट्रीज़ तो दिख तो रही हैं। तो जिस लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे ये देश कभी पहले, जब तक इनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था 1990s के पास। उसके पहले ये जो देश हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे और यूएसएसआर उस टाइम सुपर पावर हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड में। तो जो अंग्रेज़ से जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि एक तरीके से बचे रहें, मतलब सुपर पावर कभी भी युद्ध की स्थितियाँ आती हैं तो अगर उनके बीच में बफर जोन होगा तो एक तरीके से उनको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में तो चल रहा है, लेकिन अगर अब चाइना चाहे कि पाकिस्तान को, आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर से पूरी तरीके से अलग था, इधर ईरान है उधर चाइना है और ऊपर अफगानिस्तान था, तो कवरअप था। लेकिन अगर कभी भी यूएसएसआर इसके साथ, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं जो कॉलोनी बना रखे थे इंडिया को उस टाइम अपनी, और उनके साथ कभी भी युद्ध की स्थितियाँ आती हैं तो उसको पहले अफगानिस्तान को पार करके आना होगा और अगर बीच में एक सीमा रेखा रहेगी तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगी और एक बफर जोन करेगा कार्य अफगानिस्तान। अब कैसे करेगा कि क्योंकि अगर वो अफगानिस्तान में आते हैं तो पूरी तरीके से हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम वो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई कोई घुसा है और इधर आने वाला है, और वो घुसा है तो वो कहेंगे हाँ भाई इधर कहाँ आ रहे हो, उनसे भी उधर भी युद्ध कर लेंगे। तो जैसे चाइना अगर नेपाल में घुसता है तो इंडिया उसका विरोध कर सकता है कि आप इधर क्यों आ रहे हैं। अब नेपाल में अगर इंडिया चाइना घुसेगा तो इंडिया अलर्ट भी है कि हाँ भाई अगर ये आना चाहते हैं तो इधर इंडिया में भी हमला कर सकते हैं। इसी तरह की जैसे कि आप जानते हैं कि भूटान के से जो भूटान है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ले रखी है। अगर भूटान में चाइना घुसता है तो उसको अपोज करेगा इंडिया, कहेगा कि आप कहाँ घुस रहे हैं, लेकिन वो भूटान तो भारत का हिस्सा है नहीं ना। तो इस तरीके से वो बफर जोन ही है इंडिया के लिए एक तरीके से अगर देखें तो। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाया जाए, तो ये कारण थे जिस टाइम उन्होंने ये बनाया था। तब ये तो हिस्ट्री हो गई कि भाई कैसे बना डूरन लाइन। और डूरन लाइन क्यों कहते हैं इसको डूरन लाइन, आप कहेंगे यार सीमा रेखा बोलो ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा रेखा या अफगानिस्तान पाकिस्तान बाउंड्री। ऐसा इसलिए क्या क्योंकि उस टाइम जो सिविल सर्वेंट थे वहाँ के 1893 में ये रेखा बनी थी। 1893 में जो किंग अब्दुल रहमान थे उनसे मतलब कि रेजोल्यूशन पास करवाया गया, उन्होंने भी सपोर्ट किया, वहाँ के किंग ने भी बोला कि हाँ भाई बाउंड्री बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि तो उस टाइम जो वहाँ के थे सिविल सर्वेंट उनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरंड, तो उन्हीं के नाम पे ये सीमा रेखा का नाम रखा गया है। और वहाँ के जो किंग थे अब्दुल रहमान उन्होंने भी इस बाउंड्री को एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद ये बनी थी। तो आपसे अगर आप पूछा जाए कि भाई
इसका नाम डूरंड लाइन क्यों पड़ा, तो उनके जो वहाँ के थे, क्योंकि सर मॉर्टिमर डूरंड ने इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम डूरंड लाइन पड़ गया। तो ये डूरंड लाइन पड़ गया, आप समझ गए होंगे कि हिंदू कुश पहाड़ियाँ क्या है। ठीक है, तो चलो भाई अब आते हैं मॉडर्न एरा में। अब कहेंगे यार ऐसा क्या है कि अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो चलिए थोड़ा और चीज़ें आपको बताते हैं। आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये आपको जो एरिया दिख रहा है, आपको अगर मैंने ऐसे किया, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, अब इसका मैं लाइट ऑरेंज कह सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो मार्क किया है पूरी तरीके से सही मार्किंग, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि किसको मैंने मार्क करने की कोशिश की है। वेट अ मिनट, अगर मैं इसको जूम भी करने की कोशिश करूँ आपके लिए तो 1 मिनट। अगर आप जूम करने के बाद भी अगर आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये कुछ एरिया अफ़गानिस्तान में भी आ रहा है, कुछ एरिया पाकिस्तान में भी आ रहा है, जैसे कांधार हो गया, क्वेटा हो गया, इस्लामाबाद, काबुल, मतलब कि दोनों कंट्रीज़ में आ रहा है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ये पश्तून एरिया है। आप कहेंगे पश्तून एरिया है, इसका क्या मतलब, तो पश्तून एरिया मतलब वहाँ पर पश्तो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आप कहेंगे यार पश्तो कम्युनिटी क्या है, पश्तो कम्युनिटी जैसे कि एरिया मतलब कुछ तरीके, जैसे कि अब मान लीजिए कि एक तरीके के लोग, जैसे एक कम्युनिटी होती है ना, कि मतलब कि हाँ जैसे कि एक धर्म मान लीजिए, या पश्तो कम्युनिटी मान लीजिए। जैसे अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उनकी अलग कम्युनिटी, जैसे आप असम के पहाड़ों की तरफ जाएंगे या उधर जाएंगे ईस्ट इंडिया में, आप देखेंगे वहाँ पर कई सारी ट्राइबल जनजातियाँ पाई जाती है, तो उनकी एक खुद की कम्युनिटी होती है। उसी तरह यहाँ पर एक पश्तो कम्युनिटी रहती थी। तो वहाँ पर पश्तो कम्युनिटी जो थी वो क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान में भी रहती थी, पाकिस्तान में भी रहती थी। तो वहाँ पर जब ये रेखा खींच दी गई, मतलब ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जो पहली ये रेखा खींच दी गई, तो जो ये लोग थे वो एक तरीके से अलग अलग हो गए। जैसे कि अगर आप इंडिया से रिलेट करके देखें तो आप बंगाल को देखते हैं, तो जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं, 1 मिनट, पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम कहते थे पहले, तो जो कि आज बांग्लादेश है, तो वो, लेकिन वो बांग्लादेश जो बना था वो बंगाल डिवीज़न के बाद बना था। तो बंगाल डिवीज़न हुआ था, तो एक ईस्ट बंगाल बना था, एक वेस्ट बंगाल बना था, और वेस्ट बंगाल आज हमारे पास है। तो पूर्वी बांग्लादेश जो है, मतलब पूर्वी बांग्लादेश या कहें उसको हम पूर्वी पाकिस्तान जो हुआ करता था, और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के पार्ट में डिवीज़न हुआ था। तो एक तरीके से सेम लोगों को ही बांट दिया गया ना। वहाँ के लोग भी बांग्ला बोलते हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, वहाँ से नाम ही से पता चलता है, और जो हमारे वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो भी बांग्ला बोलते हैं। एक तरीके से सेम कम्युनिटी के लोगों को डिवाइड कर दिया गया। तो उस समय जो कई लोग थे, उस समय जब ये डिवीज़न हुआ उसके बाद भी कई सारे लोग इसको कहते थे कि हमको पश्तूनिस्तान चाहिए, ना हमको अफ़गानिस्तान चाहिए, ना पाकिस्तान चाहिए, हमको अपना एक अलग कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा पश्तूनिस्तान। तो इस तरीके की भी मांगें उठा करती थी। तो अब जानते हैं कि जो पश्तो कम्युनिटी है, आपने तालिबान का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि हाँ भाई तालिबान का मतलब होता है, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो ये अफ़गान भाषा में नहीं होता है, ये पश्तो भाषा में होता है तालिबान का मतलब स्टूडेंट। तो आप कहेंगे अच्छा, तो ये बात है, तो जो तालिबान है यहाँ से ऑरिजिन हुई है क्या, तो जो पश्तो कम्युनिटी के लोग हैं वहीं से तालिबान का ऑरिजिन हुआ। तो आप कहेंगे अच्छा ये बात है, तो जो तालिबान अफ़गानिस्तान में रहता है वो पश्तो कम्युनिटी का है। तो अगर आप देखें तो जो अफ़गानिस्तान में रहने वाली पश्तो कम्युनिटी है उसको हम कहते हैं तालिबान, मतलब उधर की जो एक माइंडसेट वाले लोग हैं जो कि पश्तूनिस्तान की भी मांग पहले किया करते थे, तो तालिबान है। अब जानते हैं कि तालिबान को बनाया तो अमेरिका ने ही था, यूएसएसआर को भगाने के लिए, सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया था, लेकिन आज उसी के ऊपर हावी पड़ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन वो इसी एरिया में पाए जाते थे, उनकी एथेनिसिटी इसी एरिया में ज़्यादा थी। तो ये जो तालिबान पाया जाता है अफ़गानिस्तान में, उसी सेम तरीके के, उसी सेम कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में भी। तो जिसको आप अफ़गानिस्तान में तालिबान के नाम से जानते हैं, उसी को आप जानते हैं पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के नाम से। अब जैसे कि तालिबान अफ़गानिस्तान में हमले करता है, या मतलब वहाँ पर हुड़दंग मचाता है, वहाँ मतलब कई सारी कंडीशंस को उसने बिगाड़ के रखा है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान करता है, वहाँ पर वो भी हमले करता है, वहाँ पर वो भी बॉम्ब ब्लास्ट करता है। तो आप कहेंगे कि यार जो पाकिस्तान है वो तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहा है जब उसके खुद के एरिया में तहरीक तालिबान है। तो वो चाहता है कि भाई अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो तालिबान के अब स्पोक्स पर्सन हैं, आप देख सकते हैं जाबिउल्लाह मुजाहिद। तो आप उनके स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि द न्यू अफगान गवर्नमेंट विल अनाउंस इट्स पोजीशन ऑन द इशू, द फेंसिंग हैज़ सेपरेटेड पीपल एंड डिवाइडेड फैमिलीज, वी वांट टू क्रिएट अ सिक्योर एंड पीसफुल इन्वायरमेंट ऑन द बॉर्डर सो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट बैरियर्स। तब इनका कहना है कि भाई ये जो बॉर्डर है ये हटा देना चाहिए, क्योंकि जो तालिबान और तहरीक तालिबान कम्युनिटी के लोग लगभग उधर ही रहते हैं पास में बॉर्डर के, वो दोनों सेम लोग हैं और इसके लिए बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तब आप समझ ही सकते हैं कि तालिबान कितना पीसफुल इन्वायरमेंट बनाएगा।
अभी कुछ दिनों पहले, अभी की एक दिन पहले की बात है कि आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जो तालिबान था जब यूएस के जाने के बाद सेलिब्रेटरी फायर्स कर रहा था तो उसमें लगभग कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो आप क्या पीसफुल इन्वायरमेंट ये बनाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो यही बात है कि अब चाहता है कि तालिबान और तहरीक तालिबान एक हो जाए, तालिबान ये चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान भले तालिबान को सपोर्ट करता है लेकिन वो जानता है कि अगर तालिबान यहाँ पर घुस गया तो फिर इनके लिए भी खतरा ही है। तो अब ये भूल तो रहे हैं पाकिस्तान वाले कि भैया जिसको आज वो सपोर्ट कर रहे हैं भले वो फेंसिंग ना हटाएं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिला तो तालिबान उनको डंक तो ज़रूर मारेगा। क्योंकि अब अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका ने बनाया तो था तालिबान को, लेकिन आज उसी के खिलाफ तो वो हो गया है। तो अगर पाकिस्तान अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में क्या पता इनके साथ भी कुछ ऐसा हो। तो आशा करते हैं कि ऐसी स्थितियाँ ना आए पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर गलत का समर्थन आप करते हैं तो आपके साथ बुरा होना तो तय है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी बात है वो क्या है, कैसे स्टार्टिंग हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों बनाया गया था। उस टाइम अंग्रेज़ों ने बनाया था कि हाँ भाई अपना अलग रहे, यूएसएसआर बफर जोन, ये सब समझ में आया होगा आपको। फिर यहाँ पर पश्तो कम्युनिटी रहती थी, इसके डिवीज़न के बाद वो चाहती थी कि पश्तूनिस्तान बने। अब तालिबान आने के बाद तालिबान कहता है कि 2017 में जब अमेरिका था उस समय भी ये विरोध हुए थे कि हाँ भाई ये बॉर्डर नहीं रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि एक हो जाए। तो लगभग हर समय ये विरोध उठते भी रहे हैं, पश्तूनिस्तान की मांग होती भी रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये सब जो मतलब कि आतंकवादी संगठन है वो सपोर्ट तो करता है, लेकिन अब वो किसी तरीके से चाहता है कि अपने घर में तो हमला ना हो। कहाँ तक बचाएगा, अब जिसको पालेगा तो उसका तो अर्थ पड़ता ही है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि भाई ये न मिले। और ये अपनी फेंसिंग को आप जानते हैं कि $500 मिलियन तक खर्च भी कर चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि तालिबान अब गवर्नमेंट में आया तो चाहता है कि बॉर्डर न रहे, लेकिन पाकिस्तान उस बॉर्डर को रखना चाहता है। यही कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं जो कि बनी हुई हैं। और तालिबान के स्पोक्स पर्सन का भी कहना है कि इट इज़ एक्टिंग एज अ फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तालिबान क्या है और तहरीक तालिबान क्या है, आपने कई बार नाम सुना होगा। तो ये सब पश्तो कम्युनिटी के ही लोग हैं जो कि लगभग सेम है, इनका मोटो भी सेम है। क्या कहें इनको, एक तरीके से ये लोग हमला ही करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको एक तरीके से ये पूरी एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे सब्सक्राइबर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर लगा कि मैंने कहीं अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पसंद आया तो आप मुझे उस लूप पॉइंट को बताएं, ताकि अगर मैं नई वीडियो लाऊं तो वहाँ पर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अगर कहीं भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर छोड़ के जाएँ ताकि हमको समझ में आए कि आपने कितना समझा। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे 1 मिनट शॉर्ट्स भी देखा करिए, वो बहुत ही ज़्यादा